नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण की इस सीरीज का आज का हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। पिछले हमने दो वीडियोस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से चलाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग को डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा लोकवित्त पे। हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 4 चैप्टर में सबसे पहला हो गया था हमारा आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, दूसरा हमने पढ़ा था जनसंख्या, तीसरा हमने पढ़ा था राज्यीय आय और चौथा पढ़ा था मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आज हमारा 5वां चैप्टर होने वाला है जिसमें हम लोग कवर करेंगे पब्लिक फाइनेंस अर्थात लोक वित्त को। ये हमारा आज का चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके इसको समझते हैं। पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राज्य में जो भी प्राप्तियां होती है, जो बजट एक्चुअल में होता है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो पिछले साल का बजट था, एक्चुअल में जो आर्थिक सर्वेक्षण जो रहता है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट डिटेल रहता है, और जो बजट रहता है वो आगामी वित्तीय वर्षों के बारे में तो उसका लेखा जोखा रहता है आय और व्यय का। तो पिछले साल जो बजट आया था उसका क्या उसकी क्या स्थिति रही है वो हम लोग इस इकोनॉमिक सर्वे में देखने वाले हैं, लोक वित्त वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बजट को। इसमें हम लोग टारगेट करने वाले हैं, बजट ही इस चैप्टर का सबसे मेन विषय होता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे बजट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि बजट जो है आय और व्यय का पत्रक ही नहीं अपितु संपूर्ण शासकीय नीतियों का एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र होता है। अगर मैं सरल शब्दों में परिभाषित करूं बजट को, तो बजट जो है आगामी वित्तीय वर्षों में जो अनुमानित सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय है उसका संपूर्ण लेखा जोखा है। ठीक है, क्या होता है बजट, अगर हम लोग उसको एक लाइन में परिभाषित करें तो उसकी परिभाषा क्या बता सकते हैं हम लोग बजट की। इसको मेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, बजट जो है आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का संपूर्ण ब्यौरा होता है। ठीक है, ये क्या है, ये बजट की डेफिनेशन है। इसमें देखो एक पॉइंट आया होगा आगामी वित्तीय वर्ष। बजट कभी भी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लाया जाता है। कौन लाती है, तो सरकार लाएगी, चाहे वो राज्य सरकार, अगर राज्य सरकार का बजट है तो राज्य सरकार लाएगी और केंद्र सरकार का बजट है तो केंद्र सरकार लाएगी। और इसमें अनुमानित आय एवं व्यय, देखो आने वाले वर्षों में क्या हमारा आय होगा और क्या हमारी व्यय होंगे, ये केवल अनुमानित रहते हैं। ठीक है, ये केवल एक एडवांस डेटा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस एस्टीमेट। ठीक है, एक अनुमानित आय और व्यय रहता है जिसका संपूर्ण ब्यौरा इसके माध्यम से, बजट के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ये इसकी साधारण परिभाषा है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना जिसमें सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। ठीक है, संसाधन उपलब्ध हो सके, जिस संसाधनों का उपयोग करके हम विकासात्मक कार्य अपने राज्य में या अपने देश में चला सकें। ठीक है, तो यही इसका उद्देश्य होता है। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें, बजट क्या है। बाकी बजट की हिस्ट्री और भी है, इसको जब हम लोग बजट पढ़ेंगे डिटेल में, जो नेक्स्ट इस साल का जो बजट आया है उसको जब पढ़ेंगे तब इसके देखेंगे हम लोग बजट कहाँ से आया। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी हिस्ट्री के बारे में। फिलहाल हम लोग अभी इकोनॉमिक सर्वे में इससे संबंधित कुछ आंकड़े हैं उसको देखने वाले हैं। बजट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। बजट, ठीक है, बजट में क्या होता है, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय का लेखा जोखा रहता है एक फाइनेंशियल ईयर का। तो इसमें दो टर्म आएंगे, एक होता है सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय, ठीक है, और एक होता है सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय। ठीक है,
इनकम और एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं, आय को बोलते हैं इनकम और व्यय को बोला जाता है एक्सपेंडिचर, इंग्लिश में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है। आय और व्यय का संपूर्ण ब्यौरा होता है, ठीक है। फिर सार्वजनिक आय भी दो प्रकार से हमें प्राप्त होगी। इसमें एक इसका टाइप होता है राजस्व, राजस्व प्राप्तियां बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। उसी प्रकार व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, ठीक है। क्या होता है राजस्व व्यय, क्या होता है राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसको समझते हैं। राजस्व प्राप्तियां जो है ऐसी प्राप्तियां होती है सरकार की, ऐसे इनकम होते हैं जिसके बदले में सरकार को भविष्य में कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे इनकम होते हैं, सरकार की ऐसी आय है, ठीक है, जिसके बदले में सरकार को भविष्य में कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता दूं इसका, प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। मतलब जितने भी टैक्सेस आरोपित करती है सरकारें वो सभी राजस्व प्राप्तियां में आ जाती हैं। इसके अलावा लाभ एवं लाभांश, सरकार को बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज से कुछ प्रॉफिट भी मिलती है, हर साल कुछ न कुछ लाभ अर्जित होता है, तो वो जो पीएसयू से जो लाभ मिलता है वही लाभांश कहलाता है। तो जितने भी टैक्सेस हैं और जितने भी लाभांश हैं वो क्या है, वो राजस्व प्राप्तियां हैं। क्यों? क्योंकि इसके बदले में हमें भविष्य में किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है, यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ऐसी इनकम जिसके बदले में हमें आगामी वित्तीय वर्षों में कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, वो क्या कहलाता है, राजस्व प्राप्ति कहलाती है। उसी प्रकार से पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती है, सरकार की ऐसी आय होती है जिसको आगामी वित्तीय वर्ष में जिसका भुगतान करना होता है। जैसे इसका उदाहरण जैसे हम लोग देख लें तो समस्त ऋण, माफ कीजिएगा, समस्त ऋण, ये भी ऋण दो प्रकार से होते हैं, एक होता है घरेलू ऋण, घरेलू ऋण, और एक होता है विदेशी ऋण, ठीक है। जो भी ऋण राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें लेती हैं वो पूंजीगत प्राप्तियों में आती है। ऐसी इनकम जो हमें ऋणों से मिल रही है, ठीक है, या ऐसी इनकम जिसके बदले में हमें आगामी वित्तीय वर्ष में भुगतान करना पड़ेगा, वो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सरकार जो ऋण लेती है, ऋण के माध्यम से हमें भी कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो वही ऋण जो है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। और इस ऋण को हमें आगे चलकर भुगतान करना पड़ता है, उसके बदले में ब्याज भी हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं। राजस्व व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय को गैर विकासात्मक व्यय भी बोला जाता है, गैर विकासात्मक व्यय, ठीक है। इसको ऐसा बोलने का मुख्य रीजन ये है, क्यों? क्योंकि राजस्व व्यय में किसी भी प्रकार का भविष्य में विकासात्मक ग्रोथ या फिर जीडीपी में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे पेंशन पे सरकार खर्चा करती है, ठीक है, रक्षा व्यय करती है, ठीक है, रक्षा उपकरणों पर व्यय करती है, ठीक है, पेंशन पर खर्चे करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो व्यय है वो राजस्व व्यय कहलाएंगे। भविष्य में इस पे, इन व्यय पे हमें कोई भी जीडीपी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे व्यय क्या कहलाते हैं, राजस्व व्यय कहलाते हैं। उसी प्रकार से पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो विकासात्मक होते हैं, विकासात्मक व्यय कहलाता है ये, ठीक है, जिसमें हमें जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं हॉस्पिटल्स का, ठीक है। हॉस्पिटल बनाया जाएगा,
सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के समय उसमें व्यय होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया, अब हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया तो उसमें क्या होगा, उसमें लोग काम करने के लिए आएंगे, उसमें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें नर्सेस की जरूरत पड़ेगी, उसमें सफाई कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें जितने लोग काम करेंगे उन लोगों को इनकम होगी, तो ठीक है, वही इनकम क्या है, जीडीपी है, और वो जीडीपी में आपको आगे चलकर जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। तो वहां पे जीडीपी में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे व्यय, जिन व्यय से हमें जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगा वो कहलाता है पूंजीगत व्यय, और उसी को विकासात्मक व्यय भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें अनुदान भी आ जाता है गैर विकासात्मक में, जो सरकार सब्सिडीज देती है, सब्सिडीज के माध्यम से भी सरकार व्यय करती है, तो वो भी क्या है, गैर विकासात्मक व्यय है, राजस्व व्यय है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। इसी के हिसाब से हम आर्थिक सर्वेक्षण में आंकड़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्व प्राप्ति। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है, राजस्व प्राप्ति पढ़ने के पहले एक चीज और है वो मैं बता देता हूं। इसमें बजट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बजट 2022-23, ठीक है, इसके आंकड़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो बजट आया है वो है 2023-24 का, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी अनुमानित आय है और व्यय है उनके बारे में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में जो बजट दिया गया है, ठीक है, उसको। तो यहाँ पे दो प्रकार के बजट हम लोग पढ़ेंगे, इसको राजस्व बजट भी बोला जा सकता है, इसको पूंजीगत बजट भी बोला जा सकता है। राजस्व बजट में क्या होगा, राजस्व आय और राजस्व व्यय का संपूर्ण लेखा जोखा राजस्व बजट होगा। पूंजीगत बजट में क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय का संपूर्ण लेखा जोखा होगा, ठीक है। तो इस बार कितनी राजस्व प्राप्ति हुई है, कितना राजस्व व्यय हुआ है, कितनी पूंजीगत प्राप्ति हुई है, कितना पूंजीगत व्यय हुआ है, वो देखेंगे। फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के घाटों के बारे, घाटा के बारे में, ठीक है। बजट में अनेक अलग अलग टाइप के घाटे होते हैं, डेफिसिट जिसको बोला जाता है, जैसे कि राजस्व घाटा, बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, और एक होता है प्राथमिक घाटा, ठीक है। चार प्रमुख प्रकार के घाटे होते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आंकड़ों की बात करें तो इसमें पूछा जा सकता है कितनी राजस्व प्राप्ति हुई है इस साल। तो राजस्व प्राप्ति ये आप लोग याद रख लीजिएगा, 89073 करोड़ रुपए इस बार राज्य सरकार का राजस्व प्राप्ति है, ठीक है। और 88371 करोड़ रुपए ये राजस्व व्यय है, ठीक है। 89073 करोड़ रुपए ये राजस्व प्राप्ति है और 88371 करोड़ रुपए ये राजस्व व्यय है, ठीक है। उसी प्रकार पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत प्राप्तियां इस बार रही है 14,927 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्ति रही है, ठीक है। और पूंजीगत व्यय रहा है 15,240 करोड़ रुपए, 15,240 करोड़ रुपए, ठीक है। ये हमें टोटल पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय रहा है। कितना हमें राजस्व मिला है, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, माफ कीजिएगा, ये राजस्व बजट है, कितना हमें राजस्व प्राप्त हुआ है, तो ये है 89073 89,073 करोड़ रुपए, 88,371 करोड़ रुपए ये राजस्व व्यय है। और पूंजीगत प्राप्ति हमें प्राप्त हुई है 14,927 करोड़, पूंजीगत व्यय हमारा हुआ है 15,240 करोड़, ठीक है। ये हो गई बेसिक चीजें। अब इसी से रिलेट करके हम घाटों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजस्व घाटा। इस बार राजस्व घाटा नहीं हुआ है, इस बार हमें हमारा राजस्व आधिक्य हुआ है। घाटा और आधिक्य क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। जब कभी भी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से ज्यादा हुआ हो, ठीक है, जब कभी भी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से ज्यादा हो वहां पे आपको राजस्व घाटा देखने को मिलेगा। अरे भैया सिंपल सा कांसेप्ट है, जब हमारा खर्चा हमारे इनकम से ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमें घाटा ही होगा ना। तो वही है, जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से ज्यादा हो वहां पे राजस्व घाटा होगा, और जब हमारा राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से ज्यादा हो तो हमें राजस्व आधिक्य मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है राजस्व प्राप्ति 89,073 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय हमें दिख रहा है 88,371। ज्यादा कौन सा है, 89,073 करोड़ रुपए ये ज्यादा है, अर्थात हमें राजस्व ज्यादा, हमारी इनकम ज्यादा है, हमारा खर्चा कम है, इसीलिए हमें राजस्व आधिक्य प्राप्त हुआ है इस बार। और वो कितना हुआ है, 701 करोड़ रुपए का। याद रखना, डेटा पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो राजस्व
आधिक्य कितना हुआ इस बार? राजस्व घाटा नहीं हुआ है, सबसे पहला तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, अभी हम लोग 2022-23 के आंकड़े पढ़ रहे हैं, तो 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा हुआ था? तो बिल्कुल गलत, नहीं हुआ था। राजस्व आधिक्य हुआ था, और ये कितना हुआ था? 701 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखते हैं राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। उसके पहले एक और घाटा होता है, बजटीय घाटा। ठीक है, बजटीय घाटा। बजटीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल आय। जब आप पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां और फिर राजस्व और पूंजीगत व्यय सभी को मिला लोगे तो यहां से आपको बजटीय घाटा मिल जाएगा। कुल व्यय मतलब पूंजीगत, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, उसी प्रकार से कुल आय अर्थात राजस्व आय और पूंजीगत आय, इसमें कुछ ऋण भी शामिल होते हैं। ठीक है, ब्याज भुगतान भी शामिल होता है, तो सभी को शामिल करके ये बजटीय घाटा निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें कुल व्यय और कुल आय का, जब कुल व्यय ज्यादा होगा कुल आय से तो बजटीय घाटा होगा। ठीक है, ये बजटीय घाटा। अब इसी से रिलेटेड है राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा ये होता है बजटीय घाटा, ये जो हमने ऊपर देखा बजटीय घाटा, प्लस सरकार की समस्त उधारियां। ठीक है, सरकार जितनी भी उधारी लेती है, जितने भी ऋण लेती है, अगर उसको जोड़ दें हम लोग बजटीय घाटे में तो वो हमारा निकल जाता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, क्या करना है? बजटीय घाटा, ये हमारा बजटीय घाटा निकल गया, उसमें सरकार की जितनी भी उधारियां हैं, सरकार जितने भी उधार ले रही है, वो अलग अलग क्षेत्रों से ले सकती हैं, वो जनरल लोगों से उधार ले सकती हैं। लोगों से कैसे उधार? बैंकों के माध्यम से। लोग क्या है, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस के माध्यम से बैंक में जमा करते हैं, और उन बैंकों में पैसा जो जमा रहता है उसको सरकार उधारी के माध्यम से यूज कर सकती है, उधारी लेकर यूज कर सकती है बैंकों से। तो वो ऐसी उधारियां हो सकती है, या फिर किसी विदेशों से लिया गया ऋण हो सकता है। ठीक है, या घरेलू किसी दूसरे निजी बैंक से भी लिया गया ऋण हो सकता है। ठीक है, तो बजटीय घाटा और सरकार के समस्त उधारियों को जोड़ देंगे तो ही हमारा राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा होता है, प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा का मतलब होता है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। देखो, जितने भी ऋण लेगी सरकार उसका भविष्य में आगे ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, तो उसी ब्याज भुगतान को अगर हम लोग राजकोषीय घाटा से घटा देंगे, ठीक है, तो हमें प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। तो ये होता है 4 टाइप के घाटे। एक होता है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा मतलब राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। उसके बाद है बजटीय घाटा, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। फिर है राजकोषीय घाटा, तो बजटीय घाटे में अगर हम लोग सरकार की समस्त उधारियों को जोड़ देंगे तो हमारा राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। फिर है प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा का अर्थ होता है जितना हमारा राजकोषीय घाटा रहा है उसमें से हम लोग ब्याज भुगतान को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो घाटा होता है, अगर क्रम में जमाने के लिए पूछ दे तो सबसे जो बड़ा घाटा होता है वो होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं, पहला नंबर राजस्व घाटे को दे दूं, दूसरा नंबर बजटीय घाटे को ले लूं, तीसरा राजकोषीय घाटा, चौथा प्राथमिक घाटा, तो इसमें सबसे बड़ा जो घाटा रहता है वो रहता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, उसके बाद रहता है बजटीय घाटा। ठीक है, उसके बाद रहता है कुल घाटा। इस बार अगर देखें, इस साल का अगर देखें बजट, तो इसके बाद है बजटीय घाटा अर्थात 2, और सबसे कम है इस बार का राजस्व घाटा। राजस्व घाटा इसलिए क्योंकि इस बार राजस्व घाटा हुआ ही नहीं है, राजस्व आधिक्य हुआ है। तो अगर ऐसे घाटों को अगर जमाने पूछेगा क्रम में तो सबसे ज्यादा घाटा होता है राजकोषीय घाटा, सबसे बड़ा, जहां पे दिख रहा होगा। इस बार का राजकोषीय घाटा है माइनस 14,599 करोड़ रुपए, 14,599 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा है। ठीक है,
और कभी भी घाटा अगर दिखाना है तो ऋणात्मक में दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। 14,599 करोड़ रुपए। फिर ऋण 7,377 करोड़ रुपए, ये हमारा प्राथमिक घाटा है, ठीक है। और द्वितीय जो है बजटी घाटा है, ठीक है। बजटी घाटा मैं बताऊंगा। इस बार हम लोग संतुलित बजट लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान सरकारें अभी संतुलित बजट लाने का प्रयास कर रही है। संतुलित बजट में क्या होता है, जो कुल आय रहती है और कुल व्यय दोनों को बराबर रखा जाता है। यहाँ पे घाटा नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको लगभग सेम मिलेगा। जैसे इस बार का जो कुल व्यय रहा है वो रहा है 1,04,000 करोड़ रुपए का, और कुल व्यय भी रहा है 1,04,000 करोड़ रुपए का। तो दोनों को अगर माइनस करोगे तो जीरो निकलेगा, उसी को बोला जाता है संतुलित बजट। संतुलित बजट जहां पे आपको राजस्व आय और राजस्व व्यय समान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे बजटी घाटा आ जाएगा और पहले नंबर पे राजस्व घाटा। क्यों? क्योंकि इस बार 701 करोड़ रुपए का हमारा राजस्व आधिक्य मिला है। तो ये इसका सीक्वेंस हुआ अगर पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं राजस्व प्राप्ति को जो आंकड़े पूछा जाता है वो दो प्रकार से पूछे जाएंगे, दो प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। इस बार के प्रीलिम्स में आया था, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि वर्तमान में जो है राज्य सरकार का कर राजस्व कितना रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार का कर राजस्व कितना रहा है, तो पिछले साल 61% था, वो इस बार 63.79% हो गया है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसको पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है। ये आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे में काफी डिफरेंट तरीके से दिया होगा, इसको फिल्टर करके बनाया गया है। तो आप इसको याद कैसे करोगे वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद एक और चार्ट है, ठीक है, एक और फ्लो डायग्राम है, उसको देखेंगे हम लोग। राजस्व प्राप्ति को दो तरह से पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग राजस्व प्राप्ति को पढ़ेंगे कर राजस्व और गैर कर राजस्व में बांट के, और एक हम लोग राजस्व प्राप्ति को पढ़ेंगे राज्य और केंद्र सरकार से जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं उसमें बांट के। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजस्व प्राप्तियों को कर राजस्व और गैर कर राजस्व में बांट के, ठीक है। राजस्व हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो कर के माध्यम से प्राप्त होती है और दूसरा कैसा, गैर कर, मतलब कर को छोड़ के बाकी। जैसे कि लाभांश मैंने एक टर्म बताया था, लाभांश क्या होता है, जो पीएसयू से जो हमें मिलता है, ठीक है, वो हो गए, या फिर केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान मिलती है, ठीक है, वो सब हो गए। गैर कर राजस्व में जो वही पीएसयू जो होती है डिफरेंट उनका जो लाभांश रहता है, उनका जो प्रॉफिट रहता है हर फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, उससे भी हमें कुछ इनकम मिलता है सरकार को। और एक होता है केंद्र सरकार से कुछ अनुदान मिलता है, वो किस में आ जाता है, गैर कर राजस्व में। और कर राजस्व में क्या होगा, एक तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व। राज्य का स्वयं का कर राजस्व क्या होता है, राज्य सरकारें जिस कर को आरोपित करेगी और जिस कर को संग्रहित भी करेगी, ठीक है, वो कर राज्य का स्वयं का कर राजस्व है। उसके बाद है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। कुछ करों को केंद्र सरकार लगाती है लेकिन कुछ हिस्सा उसका राज्य सरकारों को दे देती है। तो ये दूसरा जो है उसी प्रकार का वही है, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, मतलब केंद्र सरकार आरोपित करेगी और राज्य को उसका कुछ हिस्सा दे देगी, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके। तो राजस्व प्राप्ति कितना रहा है, ये हमारा टोटल रहा है इस वर्ष का 89,073 करोड़ रुपए, ठीक है, इसको तो याद ही रखना है, ये हमारा राजस्व प्राप्ति रहा है। अब इसमें कितना हमें कर राजस्व मिला है और कितना गैर कर राजस्व मिला है। तो इस बार हमें कर राजस्व मिला है 63.79%। ये डेटा आप लोग को हमेशा याद रखना है, ये पूरा साल भर के एग्जाम में आप लोग को काम आने वाला है, और यहाँ से हमेशा 2 से 3 प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो कर राजस्व 63.79% हमारा कर राजस्व रहा है। इस पे आपको पूरे 6 के 6 डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको केवल 3 डेटा याद रखना है। एक तो याद रखना है कर राजस्व 63.79% ये हमारा कर राजस्व है। गैर कर राजस्व मत याद रखिए, उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। इसमें से अगर 100 में से आप 63.79 को घटा दोगे तो आपका गैर कर राजस्व निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो गैर कर राजस्व आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला हमें याद रखना है कर राजस्व। मैं उस 36.1 को याद ही नहीं रखूंगा, कितना याद रखूंगा, 63.79। उसके बाद दूसरा डेटा जो याद रखना है आपको, राज्य का स्वयं का कर राजस्व 51.04%।
ठीक है, 51.04%, इसको याद रख लीजिए। फिर आपका केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा निकल जाएगा। इसमें से 100 में से अगर आप घटा दोगे 51.04 तो ये निकल जाएगा 48.96। ये क्या है? केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, 51.04%। फिर अगर 100 में से इसको घटा दोगे तो आपको निकल जाएगा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। तो ये दो डेटा यहाँ से याद रखना है। अब तीसरा डेटा याद रखना है आपको, केंद्रीय सहायता अनुदान। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 51.94% है। केंद्रीय सहायता अनुदान कितना है? 51.94%। अगर इसमें से 100 में से घटा देंगे इसको तो हमें राज्य का गैर कर राजस्व निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या बैठाना है? दिमाग में ये फ्लो चार्ट बैठाना है। ये जो हम लोग राजस्व प्राप्ति है उसमें, उसके अंतर्गत हम लोग कर राजस्व और गैर कर राजस्व में बांट किसको पढ़ रहे हैं। फिर कर राजस्व में भी दो टाइप का बांटेंगे, एक तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व और दूसरा होता है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। उसी प्रकार हम लोग गैर कर राजस्व को बांट के पढ़ेंगे। गैर कर राजस्व को कैसे बांटेंगे? एक तो केंद्रीय सहायता अनुदान और दूसरा जो है राज्य का स्वयं, राज्य का गैर कर राजस्व। ठीक है, तो 51.94% हमें सहायता अनुदान को याद रखना है और 51% हमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व को याद रखना है। बाकी इसमें 100 में से अगर प्लस माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा और यहाँ पे 100 में से प्लस माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। तो ये आपको तीन डेटा यहाँ से याद रखना है, 63.73, उसके बाद 51% और ये भी लगभग 51% है सहायता अनुदान। तो दो ही डेटा है, 51 और इधर 63। तो इतना याद रखने से आपको पूरा डेटा याद हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, गैर कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, या फिर हमारी राजस्व प्राप्ति में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे राजस्व प्राप्ति में कितनी वृद्धि हुई है। तो हमारी जो राजस्व प्राप्ति हुई है उसमें वृद्धि हुई है 6.06% की। ये आप लोग को याद में रखना है। कुल राजस्व जो मिला है वो पिछले वर्ष की तुलना में कितना ज्यादा मिला है, तो 6.06% ज्यादा मिला है हमें जो राजस्व है वो। अब इसी में देखते हैं कर राजस्व में कितना ज्यादा मिला है और गैर कर राजस्व में कितना ज्यादा मिला। तो पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में इस बार 7.55% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 7.55% की वृद्धि हुई है कर राजस्व में। उसी प्रकार से 3.53% की वृद्धि हुई है गैर कर राजस्व में। ये आप लोग देख रहे होंगे, इसका लगभग डबल है ये। ठीक है, 3.5 का डबल आप कर दोगे तो 7 आपको डेटा अप्रोक्सीमेट याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए 7.55, फिर इसका आधा कर लीजिएगा कि 3.53 के आसपास है अपना गैर कर राजस्व में वृद्धि। तो इस प्रकार से आप ये पूरा डेटा याद रख सकते हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सरल है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कर राजस्व के स्रोत मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है कर राजस्व, तो इसमें वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, एक होता है जीएसटी, ठीक है, फिर आय और व्यय कर, इनकम टैक्स जो लगता है वो संपत्ति और पूंजीगत लेन देन पर कर लगता है। तो इसमें कर राजस्व में सबसे ज्यादा भागीदारी या फिर बोल सकते हैं सबसे ज्यादा हमें कर राजस्व कहाँ से मिलता है, तो हमें इन जीएसटी से मिलता है हमें सबसे ज्यादा कर जो है। ठीक है, याद रखना कर राजस्व में सबसे ज्यादा हमें प्राप्ति कहाँ से होती है, तो जीएसटी से प्राप्ति होती है। तो ये एक पॉइंट है जो याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजस्व प्राप्ति को, फिर से वही चीजें, जो राजस्व प्राप्ति है वो कितना रहा है 89073 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको आपको याद ही रखना है। ठीक है, और कितना वृद्धि हुआ था, तो 6.06% की वृद्धि हुई है राजस्व प्राप्ति में। अब ये वाला जो चार्ट है वो क्या बता रहा है, राजस्व प्राप्ति को दो भागों में बांटा है ये। एक तो राज्य का जो राजस्व मिला है वो, और केंद्र द्वारा जो राजस्व मिल रहा है वो। ठीक है, इसके पहले हमने जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा हमने कि कर राजस्व में, कर से जो राजस्व मिल रहा है और गैर कर से जो राजस्व मिल रहा है उसको पढ़ा। अभी हम लोग देख रहे हैं राज्य से जो राजस्व मिल रहा है और केंद्र से जो राजस्व मिल रहा है उसको हम लोग अलग अलग प्रकार से बांट के पढ़ रहे हैं। तो राज्य से जो राजस्व मिल रहा है वो रहा है 49.96%। ये वाला डेटा याद रखना है आपको, 49.96%। ये क्या रहा है, राज्य का राजस्व रहा है। उसके बाद 100 में से घटा देंगे तो केंद्र वाला निकल जाएगा। फिर यहां से एक डेटा याद रखना है, कर राजस्व। अब राज्य से जो राजस्व मिल रहा है उसमें भी तो दो टाइप होंगे, एक कर राजस्व होंगे और गैर कर राजस्व होंगे। जो राज्य से जो राजस्व मिल रहा है उसमें, तो राज्य का जो कर राजस्व रहा है इस बार
वो 65.17% रहा है। और दूसरा, केंद्र से हमें जो राजस्व मिल रहा है उसको भी हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे। इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, बस इसको पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। तो केंद्र सरकार से भी हमें कुछ राजस्व मिल रहा है, तो केंद्र सरकार से हमें दो प्रकार से राजस्व मिलेंगे, एक केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में और दूसरा केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में, ठीक है। जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूं, देखो यहाँ इसी को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये वाला राज्य वाले में आ जा रहा है और इधर वाला राज्य वाले में आ जा रहा है, इन दोनों को एक साथ रख दिए, राज्य के राजस्व में आ गया। ये दोनों क्या है, केंद्र के राजस्व से मिल रहा है, ठीक है। तो बस इसी को अलग अलग कर दिए और ये दोनों राज्य के राजस्व हैं और दोनों केंद्र के राजस्व हैं, उसी को हम लोग अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो राज्य का कर राजस्व, गैर कर राजस्व, फिर केंद्र से मिलने वाला पैसा, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा और दूसरा केंद्रीय सहायता अनुदान, ठीक है। तो एक डेटा हमें 65.17 याद रखना है। राज्य में जो कर राजस्व है वो कितना प्रतिशत रहा है, राज्य के राजस्व में जो कर राजस्व है उसका प्रतिशत कितना है, तो 65.17%। उसी प्रकार केंद्र द्वारा जो राजस्व मिल रहा है उसमें केंद्रीय सहायता अनुदान कितना है, तो वो 37.58% है, ठीक है। यहाँ पे डबल डबल चीजें दिख रही होगी तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो डेटा पढ़ रहे हैं ये क्या है, इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, केंद्र से जो राजस्व मिल रहा है उसमें से केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है, तो 62.42%। फिर दूसरा इसमें प्रश्न बनेगा, केंद्र से जो राजस्व मिल रहा है उसमें केंद्रीय सहायता अनुदान कितना है, तो है 37.58%। बस इतना याद रख लीजिए, फिर इसमें से 100 घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। उसी प्रकार इसमें कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, राज्य में जो राजस्व मिल रहा है, राज्य के पास जो राजस्व आ रहा है उसमें कर राजस्व कितना है, तो राज्य के पास जो राजस्व आ रहा है उसमें कर राजस्व का हिस्सा है 65.17% और उसमें गैर कर राजस्व का प्रतिशत कितना है, तो 34.83%। ये आपको याद में रखना है। उसके बाद एक प्रश्न ये भी आता है कि कुल राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान कितना रहा है इस वर्ष, ठीक है। इस वर्ष जो ब्याज भुगतान रहा है वो रहा है 7222 करोड़ रुपए, ठीक है, जो कि हमारी जो कुल राजस्व प्राप्ति है उसका 8.11% है, अर्थात 89,073 करोड़ रुपए में हमने 7,222 करोड़ रुपए कितना कर दिया, ब्याज भुगतान कर दिया, ठीक है। वो कितना रहा है, 8.11% रहा है, ठीक है। यही हमें यहाँ पे याद रखना है, टोटल 7,222 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इतना यहाँ से याद रखना है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं व्यय के बारे में। व्यय के बारे में एक ही क्वेश्चन आता है, राजस्व व्यय जो करती है सरकारें वो राजस्व व्यय वेतन एवं पेंशन भत्तों के माध्यम से करती है, पेंशन के माध्यम से करती है, ब्याज के माध्यम से करती है, मजदूरी, ठीक है, मजदूरी पर व्यय, ये पेंशन पर व्यय है, ब्याज पर व्यय है और मजदूरी पर व्यय, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कौन कौन से मद पे करती है, ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि जो राजस्व व्यय है उसमें कौन से मद पे सर्वाधिक राजस्व व्यय की जाती है। तो सबसे ज्यादा जो व्यय है वो है वेतन एवं पेंशन भत्तों पे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार जो है व्यय करती है, किस पे, वेतन एवं भत्तों पे। तो ये आपको याद में रखना है। तो आज जो है हमारा ये जो लोक वित्त वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संस्थागत वित्त एवं विनियोजन, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में, जीडीपी में बैंकिंग सेक्टर की क्या क्या भागीदारी रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैंक में कितनी जमा राशियां है या बैंक कितना जो अग्रिम है या एडवांस है वो किस किस सेक्टर को कितना कितना दे रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, वित्तीय समावेशन के बारे में, तो वो सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सूचना जो हमें पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि कंपटीशन विंग जो नेक्स्ट ईयर सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 को लेकर को टारगेट करके पढ़ रहे हैं उनके लिए कंपटीशन विंग एक टेस्ट आयोजित करवा रहा है, जिसमें जो फर्स्ट फेज है और जो सेकंड फेज है वो बिल्कुल निःशुल्क है। उसका 2 टेस्ट हो चुका है, तीसरा टेस्ट होने वाला है 18 मार्च को, अर्थात सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है, 18 मार्च को होगा। उसके टॉपिक, ये जो पूरा सिलेबस है वो टेलीग्राम पे डला हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि नेक्स्ट टेस्ट पे टॉपिक क्या होने वाला है। और ये टेस्ट शुरू हुआ है 4 मार्च को, ठीक है। तो वहां पे जाके आप सिलेबस को देख सकते हो और जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पे, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है।
और टेलीग्राम का लिंक अगर नहीं होगा आपके पास, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए होगे, तो कंपटीशन विंग टेलीग्राम चैनल है हमारा, कंपटीशन विंग, ठीक है। इसको टेलीग्राम में सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डलवा दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी और 2 फेज जो है 8 जुलाई तक चलना है फर्स्ट फेज, और सेकेंड फेज जो है 14 अक्टूबर तक चलना है। ये दोनों बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, ठीक है। इसमें ये सब चीजें फीचर्स रहेगी, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट का सिलेबस जो है वो छत्तीसगढ़ का भूगोल है, जिसमें नदियां, अपवातंत्र, परियोजना, बांध, निकट, ये सब पूछा जाएगा। और भारत का भूगोल जिसमें मौसम, जलवायु, प्राकृतिक क्षेत्र, मिट्टी, कृषि, ठीक है, ये सब रहेगा। समसामयिकी रहेगा और आर्थिक सर्वेक्षण रहेगा, ठीक है। तो ये 4 जो विषय हैं वो नेक्स्ट टेस्ट में कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट बिल्कुल दीजिए, ये आपके स्किल को बिल्कुल इम्प्रूव करेगा और आगे आने वाले पीएससी में आपको हेल्प करेगा। पीएससी नहीं, कोई दूसरा अगर वनडे एग्जाम भी देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण के भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में 1-2 दिन में इसको कवर करवा दूंगा आपको टेस्ट के पहले। इसमें सिंचाई, कृषि के बारे में है, तो कृषि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जब हम लोग वित्त और विनियोजन को खत्म करेंगे, उसके बाद कृषि नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है। तो इसको टेस्ट के पहले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।